नमस्कार मित्रों, संस्कृत साधक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले दिनों आप लोगों के बीच में हमारी वीडियो नहीं जा रही थी। उसका वजह था पुलिस परीक्षा और बोर्ड परीक्षा। तो पुलिस परीक्षा और बोर्ड परीक्षा आ जाने के कारण हम काफ़ी व्यस्त रहे, बहुत ज़्यादा ही व्यस्त रहे, और इस वजह से हम वीडियो बना नहीं पाए, वीडियो जा नहीं पाए आप लोगों के बीच में। अब हम फ्री हो गए हैं और बीच में भी हो सकता है कि मूल्यांकन का कार्य शुरू होने वाला है और 16 तारीख से, तो इसलिए 16 से 31 के बीच में भी आपका वीडियो नहीं जाएगा। हम वीडियो आपके पास नहीं भेज पाएंगे क्योंकि फिर वहाँ मूल्यांकन में चले जाएंगे हम। तो फिलहाल आज बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद मैं आप लोगों के बीच में जो सिलसिला चल रहे थे हिंदी व्याकरण का, अब तो मूल्यांकन के बाद हम फ्री हो जाएंगे तो फिर संस्कृत व्याकरण मेरा उद्देश्य है, मेरा टारगेट है कि इस चैनल पर, संस्कृत साधक चैनल पर, हिंदी और संस्कृत के संपूर्ण वीडियो, किसका? व्याकरण का, हिंदी और संस्कृत के व्याकरण का संपूर्ण वीडियो तैयारी लेवल का। अब उसको स्टूडेंट भी 9 से लेकर बीए तक एमए करने वाले स्टूडेंट जो हैं, बीएड करने वाले जो टीचिंग पढ़ाते होंगे उनके लिए, प्लस तैयारी करने के लिए टीजीटी हो, पीजीटी हो, हिंदी या संस्कृत दोनों के लिए है। टीजीटी हो, पीजीटी हो, टेट, सुपर टेट, यूपी लेखपाल, एसएससी, जीडी, बहुत तरह के परीक्षाएं जो होते रहते हैं, और इन परीक्षाओं में हिंदी से जहां से प्रश्न किया जाता है, जिस जिस जगह से हिंदी का प्रश्न आता है, और संस्कृत के जो प्रश्न किए जाते हैं, वो सारे हिंदी और संस्कृत के प्रश्नों को आप हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़कर, वीडियो देखकर आप हल कर सकते हैं उन प्रश्नों को। आइए, जो भी सिलसिला चल रहा था अभी तक, तो आप लोगों के बीच में जो वीडियो गया है वो सभी वीडियो लिंग का जा चुका है, वचन का जा चुका है, उसके बाद संधि जा चुका, वर्ण का परिचय, विचार, वर्ण विचार दे चुके हैं, और संज्ञा, समास इत्यादि। समास का शायद अभी नहीं गया है, संज्ञा तक जा चुका है। अभी लास्ट वीडियो हमारा जो गया है वो शायद समुच्चय बोधक अव्यय का गया है, यानी कि शब्द भेद के जो 8 परिवार हैं, वो सभी 8 परिवारों को हमने बहुत बारीकी से पढ़ा है। सारा वीडियो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। आज एक नए टॉपिक, हिंदी का सिलसिला चल रहा है, तो एक नए टॉपिक जिसका नाम है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य परिवर्तन। ठीक, वाच्य परिवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। भाषा पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र हैं, भाषा पढ़ने वाले, चाहे वो भाषा हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, या अन्य कोई भाषा हो, सभी भाषाओं में ये वाच्य परिवर्तन मिलता है, पढ़ाया जाता है। सभी भाषाओं का अपना अलग अलग नियम है। वाच्य परिवर्तन, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में इसको हम बोलते हैं वायस। क्या बोलते हैं? वायस चेंजर। वायस चेंजर यानी वाच्य परिवर्तन, इसको हिंदी में भी हम लोग पढ़ेंगे, संस्कृत का जब क्लास जाएगा तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृत में संस्कृत के तरीके से पढ़ेंगे और हिंदी में हिंदी के तरीके से पढ़ेंगे। तो हम आइए वाच्य परिवर्तन जैसे जटिल टॉपिक को बहुत ही सरल और सहज शब्दों में इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। इसका नाम है, हिंदी व्याकरण ही चल रहा है अभी तक, हिंदी व्याकरण में वाच्य परिवर्तन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वायस चेंजर। जी, वायस चेंजर अंग्रेजी में हम लोग पढ़े ना, वायस 2 तरह के होते हैं, एक्टिव वायस, पैसिव वायस। तो हम लोग अंग्रेजी भाषा में 2 वायस पढ़े हैं, हिंदी और संस्कृत में हम लोग 3 वायस पढ़ेंगे, एक्टिव वायस, पैसिव वायस, इंप्रेशनल वायस। आइए देखते हैं। वायस चेंजर यानी वाच्य परिवर्तन। वाच्य, वाच्य माने क्या होता है? वाच्य का अर्थ, वाच्य की परिभाषा, चेंज करके देखेंगे, वाच्य के प्रकार क्या हैं, ये सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। आइए एक सिस्टम से देखते हैं। पहले क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ रहे हैं? वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वायस चेंजर। चलिए, वाच्य मेन टॉपिक क्या है हमारा? वाच्य। तो वाच्य का अर्थ होता है, वाच्य माने होता है बोली, वाच्य माने बोली, जो हम बोल रहे हैं ना, ये कोई ना कोई वाच्य है। ठीक है, तो मनुष्यों
मनुष्यों की जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसी को हम, उनके बोली को हम वाच्य बोलते हैं। आदान प्रदान करने का एक तरीका होता है। जो तरीका हम अपनाते हैं, किसी बात को कहने के तरीके को, कहने के ढंग को ही हम वाच्य कहते हैं। तो कहने का तरीका क्या है, किसी आदमी के किसी भी टॉपिक की बात करने का तरीका क्या है, वह वाच्य कहलाता है। तो वाच्य का अर्थ क्या हो गया, बोली। जी हाँ, इस वाच्य का अर्थ होता है बोली। परिभाषा देख लेते हैं। अर्थ तो हम लोग देख लिए, वाच्य का अर्थ हो गया बोली। परिभाषा क्या है, किसी बात को कहने के ढंग यानी तरीका, ढंग का अर्थ होता है तरीका, को हम वाच्य कहते हैं। जी हाँ, किसी बात के कहने के तरीके को या ढंग को हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, राम खाना खाता है, ये कोई ना कोई वाच्य है। ठीक है, राम खाना खा रहा है, अब उसके खाने के जो तरीके हैं, उस तरीके को हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि राम खाना खा रहा है, ये एक वाच्य है। या इसको हम कुछ बदल कर कह सकते हैं, बोल सकते हैं इसी चीज को कि राम के द्वारा खाना खाया गया। ठीक है, भाव एक ही है लेकिन कहने के तरीके हमारे बदल गए, इसी को हम कहते हैं वाच्य। आइए आगे, जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब इसी को हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि राम के द्वारा खाना खाया गया। दोनों का भाव एक है लेकिन तरीका बदल गया है, ढंग बदल गया है, किसी बात को कहने का जो तरीका था वो बदल गया है। इसी वाक्य को इस तरह के वाक्यों में बता दिया गया, यानी कि इस बात को इस तरीके से बताया गया, तरीका अलग है, भाव एक है। अब इसी बदलाव को हम लोग वाच्य कहते हैं। इसी बदलाव को क्या बोलेंगे, वाच्य बोलेंगे। यहां दिया गया है वाच्य के प्रकार। आइए हम लोग देखते हैं वाच्य के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये है आपका वाच्य। अब हम लोग पढ़ेंगे वाच्य के प्रकार। तो यहां लिखा गया है कि वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य, 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला, दूसरा और तीसरा। पहले वाच्य को हम लोग बोलते हैं कर्तृवाच्य। क्या लिखा गया है, कृपया बोलिए आप लोग भी, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। दूसरा वाच्य है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को अंग्रेजी में बोलते हैं पैसिव वॉइस। कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अंग्रेजी में मात्र यही 2 वॉइस पढ़ाए जाते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हिंदी और संस्कृत में एक नया वॉइस आ गया है, नया नहीं पहले से चला आया है। हिंदी संस्कृत में वॉइसों की संख्या यानी वाच्यों की संख्या 3 है। कितने हैं, 3 है। अंग्रेजी में 2 वॉइस होते हैं और हिंदी और संस्कृत में 3 वॉइस होते हैं। यह है भाववाच्य। भाववाच्य को अंग्रेजी में बोलते हैं इम्प्रेशनल वॉइस। इम्प्रेशनल वॉइस, इम्प्रेशनल वॉइस का अर्थ होता है भाववाच्य। ठीक है, आपको वाच्य का प्रकार समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग इसके प्रकार के साथ साथ यहां पढ़ रहे हैं नोट में। नोट क्या है कि अंग्रेजी भाषा में 2 ही वॉइस होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। जी हाँ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये अंग्रेजी भाषा में 2 होते हैं और संस्कृत में यानी हिंदी में तीनों होते हैं, एक्टिव, पैसिव, इम्प्रेशनल। ठीक है, वाच्य का सीधा संबंध क्रिया से होता है। जी हाँ, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का, इन तीनों वाच्यों का सीधा संबंध क्रिया से होता है। कोई वाक्य होगा,
प्रति आज तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा वाक्य बना ही नहीं जिसमें क्रिया न हो। ठीक है, क्रिया होना अनिवार्य है, वाक्यों में क्रिया होना अनिवार्य है। कोई वाक्य ऐसा आज तक बना ही नहीं जिसमें क्रिया ना हो। राम खाना खाता है क्रिया। मैं घर जाता हूं एक क्रिया है। तो कोई भी वाक्य आप देख लो, क्रिया हमेशा अंत में आपको क्रिया मिलेगी। ठीक है, क्रिया होगी, कर्ता होगा, कर्म होगा, ये तो रूल चलता है ना, व्याकरण अनुवाद का ये रूल चलता है। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया, किसी वाक्य में ये तीन चीज होते हैं। किसी किसी वाक्य में कर्म होता है, किसी किसी वाक्य में कर्म नहीं होता है। तो जिस वाक्य में कर्म होता है उसको हम सकर्मक कह देते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक वाक्य कहते हैं। सकर्मक अकर्मक की वीडियो आपके बीच में हमने भेज चुके हैं, आप उसको जाकर सर्च करके पढ़ सकते हैं। आइए, तो मूल चीज तो वाक्य में दो तो मस्ट होते हैं। किसी भी वाक्य में दो लोग मस्ट होते हैं। कौन कौन? कर्ता क्रिया। कर्ता क्रिया, इनके बिना आज तक कोई वाक्य बना ही नहीं। कर्ता क्रिया के बिना कोई वाक्य बना ही नहीं है। अब उसमें कर्म लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। और जिस वाक्य कर्म ऐच्छिक, कर्म क्या है? ऐच्छिक है। किसी वाक्य में कर्म आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन कर्ता रहेगा, क्रिया रहेगा, कर्म तो आता जाता रहेगा। कर्म वाक्य में आ गया तो सकर्मक वाक्य बन गया, और वही कर्म वाक्य से निकल गया तो अकर्मक बन गया। अब समझ में आया? आइए आगे चलते हैं। तो वाच्य का सीधा संबंध किससे है? क्रिया से। आइए देखते हैं, हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। यह क्या है? वाच्य। कौन कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यानी कि ये जो वाच्य है, वाच्य हमारे कितने हैं? तीन हैं। वाच्य कितने हैं? तीन। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसी को अंग्रेजी में हम लोग ऊपर पढ़े हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इंप्रेशनल वॉइस। ठीक है, अब वाक्य, अब कर्तृवाच्य का वाक्य किस टाइप का वाक्य होता है? सकर्मक होता है कि अकर्मक होता है? कर्तृवाच्य के। तो वाक्य हम पढ़ते हैं एक एक का। तो कर्तृवाच्य का जो वाक्य है वो सकर्मक अकर्मक दोनों तरह के होते हैं। कर्तृवाच्य का वाक्य सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है। कर्मवाच्य का जो वाक्य होता है वह केवल सकर्मक वाला वाक्य होता है, केवल सकर्मक। यानी कि जिस कर्मवाच्य में जो भी वाक्य आएगा उसमें कर्म रहेगा, इसका नाम है कर्मवाच्य। ठीक है, कौन सा नाम है? कर्मवाच्य। कर्म यानी इसके अंदर कर्म रहेगा। कर्म सहित वाक्य को हम सकर्मक कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है? भाववाच्य। कौन सा वाच्य? भाव। अच्छा, यहां ये देना, भाव का एक और अर्थ होता है भाव यानी क्रिया। भाव यानी क्रिया। ठीक है, केवल अकर्मक वाक्य इसमें आते हैं, इसमें कर्म होता ही नहीं। केवल अकर्मक, केवल सकर्मक। ध्यान देना, वाक्य दुइये होते हैं, अकर्मक सकर्मक। तो केवल अकर्मक वाक्य कर्म भाववाच्य में आते हैं, और केवल सकर्मक वाले वाक्य कर्मवाच्य में आते हैं। और ये दोनों वाक्य अकर्मक सकर्मक दोनों कर्तृवाच्य में आएंगे। यहां कर्तृ माने होता है कर्ता, कर्तृ माने कर्ता। यहां कर्म लिखा है, कर्म माने कर्म यानी सकर्मक, और भाव का अर्थ होता है क्रिया, यानी क्रिया इसमें प्रधान रहेगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैसे प्रधानता की बात करें कि कौन से वाक्य में कौन कौन चीज प्रधान होता है। ठीक है, किस वाक्य में क्या क्या प्रधान होता है, मुख्य होता, मेन होता है। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है,
भाववाच्य में भाव यानी क्रिया प्रधान होता है। ठीक है, अब ये तीन ही चीज किसी वाक्य में होते हैं। किसी भी वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। भाव यानी क्रिया होता है। ये ध्यान देना, ये तीनों में से ये जो है किसी वाक्य में रहे या न रहे, लेकिन ये और ये हर वाक्य में रहते हैं, हर वाक्य में। ठीक है, कर्ता हर वाक्य में रहेगा, बिना कर्ता के कोई वाक्य नहीं बनेगा। कर्म हर वाक्य में रहेगा, कर्ता है तो कोई ना कोई काम करेगा वाक्य में, तो क्रिया रहेगा, कर्म नहीं क्रिया, क्रिया रहेगा। तो कर्ता और क्रिया तो हर वाक्य में रहते हैं। कर्म किसी वाक्य में रह सकता है और किसी में नहीं रहेगा। जिस वाक्य में कर्म रहता है उसको हम सकर्मक कहेंगे, जिस वाक्य में कर्म नहीं रहता उसको अकर्मक कहेंगे। तो कर्तृवाच्य यानी कोई वाक्य ऐसा हो जिसमें कर्ता प्रधान हो तो उसको हम कर्तृवाच्य कहेंगे। कोई वाक्य ऐसा हो जिसमें कर्म प्रधान हो तो उसको हम कर्मवाच्य कहेंगे। और कोई वाक्य आपके सामने ऐसा आ जाए जिसमें भाव यानी क्रिया प्रधान हो तो उसको हम भाववाच्य कहेंगे। अच्छा, प्रधान से मतलब क्या समझते हो? प्रधान माने मुखिया, जैसे गांव के प्रधान होते हैं, जिले के प्रधान होते हैं, कस्बे के प्रधान होते हैं। प्रधान माने होता है मुखिया। क्या होता है? मुखिया। अब मुखिया जो कहता है वही काम होता है। यानी कहने का मतलब यह है, प्रधानता का मतलब यह इस बात से है कि किसी भी वाक्य में क्रिया किसके अनुसार चल रहा है। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया चल रहा है, कर्ता अगर क्रिया के अंडर में है, कर्ता जो कहे क्रिया वही करे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ता वहां प्रधान है। कौन प्रधान है? कर्ता। कर्ता जो कह रहा है क्रिया वही कर रहा है। कर्ता बदल रहा है तो क्रिया भी बदल रहा है। यानी कि कर्ता के ऊपर किसका प्रभाव है? क्रिया के ऊपर किसका प्रभाव है? कर्ता का। ठीक है, क्रिया के ऊपर किसका प्रभाव? कर्ता का। यानी कर्ता अगर बदले तो क्रिया भी बदल जाए, यानी कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चल रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम कर्तृवाच्य कहेंगे। ठीक है, अभी उदाहरण हम नीचे देंगे। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता क्रिया जो है वो कर्ता की न सुने, कर्ता बदले चाहे ना बदले, कुछ करे कर्ता, कर्ता बदल भी जाए तो क्रिया न बदले, कहे नहीं भैया अब बहुत कर लिए आपका, हम नहीं बदलेंगे। अब वो कर्ता किसका सुनेगा? क्रिया किसका सुनेगा? कर्म की। ठीक है, यानी अब कर्म बदले तो क्रिया बदल जाए। कर्म के बदलने पर अगर क्रिया बदल रहा है तो उसको हम कर्मवाच्य कहेंगे। यानी यहां कर्म की प्रधानता आ गई। क्रिया आप किसके बदलने पर बदल रहा है? कर्म के। अभी तक तो कर्ता बदलता तब क्रिया बदलती थी, अब कर्म बदलेगा तब क्रिया बदलेगा, तब ये कर्म के अनुसार बदल गई, तो इसको हम कहेंगे कर्मवाच्य। और किसी क्रिया के ऊपर ना तो कर्म का कोई प्रभाव चले और ना ही कर्ता का, ये दोनों कितनों आ जाए। क्रिया कहे अब हम किसी को नहीं सुनेंगे, ना तो कर्ता की ना तो कर्म की, अब हम बदलेंगे नहीं, हम यही रहेंगे, तुम लोग खूब बदलो, हम नहीं बदलने वाले। यानी कि स्वयं कर्ता अब किसी की नहीं सुने, अपने आप में प्रधानता ला दिया, अब हम किसी को नहीं सुनेंगे, हम खुद प्रधान हैं, तब यह हो जाएगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। अच्छा, कौन किससे बदलेगा? कर्तृवाच्य कर्मवाच्य से बदलेगा कि भाववाच्य से बदलेगा? कर्मवाच्य कर्तृवाच्य से बदलेगा कि भाव से बदलेगा? भाव कर्म से बदलेगा कि कर्ती से बदलेगा? एक दूसरे से चेंजर, हम पढ़ क्या रहे हैं? वायस चेंजर। चेंजर माने परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन पढ़े ना, परिवर्तन किसमें किसका होगा ये जानते हैं। तो यहां लिखा है बदलाव, बदलाव यानी परिवर्तन। अब इसमें देखो सकर्मक है अकर्मक है, दोनों तरह का वाक्य है ना कर्तृवाच्य में, सकर्मक भी है अकर्मक भी है। ठीक है, तो इसमें जो सकर्मक वाला वाक्य है ये चला जाएगा सकर्मक के पास, यानी कि ये बदला जाएगा कर्मवाच्य से। इनका सकर्मक वाला वाक्य कर्मवाच्य से बदलेगा और इन्हीं का ये जो अकर्मक वाला वाक्य है ये वाला, ये वाक्य देखो चला गया यहां भाववाच्य से बदलेगा। ठीक है, सकर्मक इनके पास है तो इनके पास है, तो सकर्मक सकर्मक से बदल गया।
लेकिन इनके पास सकर्मक है नहीं, ये केवल अकर्मक है। तो इनका जो अकर्मक वाला बच्चा है ये इनसे बदला जाएगा, अकर्मक अकर्मक से, सकर्मक सकर्मक से, ये एक दूसरे से बदलेंगे। ठीक है, ये इनसे बदलेंगे और ये इनसे बदलेंगे, एक दूसरे से बदल जाएंगे, सकर्मक सकर्मक। लेकिन इनके पास अकर्मक भी है, तो अब ये अकर्मक इनसे नहीं, इनके पास अकर्मक है या नहीं है, अब ये चला जाएगा इनके पास भाववाच्य से, और भाववाच्य का जो रहेगा वाक्य वह इनसे बदला जाएगा अकर्मक से। यानी कि कर्तृवाच्य कैम्बो है, इसके अंदर सकर्मक अकर्मक दोनों है। कर्मवाच्य के बाद केवल सकर्मक है, भाववाच्य के पास केवल अकर्मक है। तो इनका अकर्मक वाला वाक्य कर्तृवाच्य से बदला जाएगा। ठीक है, कर्तृवाच्य के अकर्मक से बदला जाएगा, और कर्तृवाच्य का जो सकर्मक है वह कर्मवाच्य से बदला जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे और समझते हैं इसको। जैसे मान लिया जाए आपके सामने क्या है, कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य को जानते हैं, पढ़ते हैं, क्या है कर्तृवाच्य? क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह के वाक्य होते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक अभी ऊपर पढ़ के आए, दोनों तरह का वाक्य होता है। अब ये कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता हो, कर्ति माने कर्ता, यानी कर्तृवाच्य में कौन प्रधान, कर्ता प्रधान। ठीक है, कर्ता की प्रधानता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य। अब आइए यहां पर, जैसे वाक्य है आपके सामने, राम पढ़ता है सीता पढ़ती है ना, राम करता है सीता करता है। इस वाक्य में आप देखो, इसमें कर्म है कहीं नहीं, कर्म नहीं है, अकर्मक वाले वाक्य है, यानी ये वाले, ये अकर्मक वाले, ये दोनों अकर्मक वाक्य है। राम पढ़ता है सीता पढ़ते, राम करता हो गया, पढ़ता क्रिया हो गया, कर्ता क्रिया कर्ता क्रिया। राम क्या है, राम है कर्ता, और पढ़ता क्या है, क्रिया। ठीक है, कर्ता क्रिया है ना, राम करता पढ़ता। उसी तरह सीता पढ़ता, पढ़ती क्या है, क्रिया है, कर्ता क्रिया कर्ता क्रिया, कर्म है ही नहीं, अकर्मक वाक्य। कैसा वाक्य है, अकर्मक है। अब देखो, ये दोनों कर्ता है, राम क्या है, कर्ता है, यहां सीता क्या है, कर्ता है। ठीक है, राम का क्रिया है पढ़ता, राम का क्रिया क्या है, पढ़ता। अब ये क्रिया जो है राम का, राम के अनुसार चल रहा है कि नहीं, ये चेक करना है, तभी तो पता चलेगा सकर्मक है कि अकर्मक है, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है तो कर्ता राम है, तो राम के अनुसार क्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमने राम को सीता में बदल दिया, राम का लिंग चेंज कर दिया। अब राम का लिंग मैंने चेंज किया तो ये भी चेंज होना चाहिए, तो यहां पढ़ता का क्या हो गया, पढ़ती। यानी कि कर्ता जब बदल गया तो क्रिया भी बदल गई, यानी कि ये जो क्रिया है ये इनके अनुसार चल रहा है। पढ़ता का पढ़ती हो गया, यानी कर्ता का कर्ती हो गया, यानी कर्ता राम था, राम का स्त्रीलिंग सीता कर दिया, राम को बदल दिया, नहीं कर्ता को बदला तो क्रिया भी बदल गई। यानी कि वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चल रही, कर्ता के अनुसार चल रही है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो गए कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है, क्यों कर्तृवाच्य, कि कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है। ठीक है, राम को बदल दिया, सीता कर दिया, लिंग बदल दिया, तो तुरंत कर्ता भी पढ़ता था, तुरंत बदल गया, पढ़ती हो गया, चेंज कर दिया। अब इसी को हम कहते हैं कर्तृवाच्य, कर्ता के अनुसार क्रिया काम करे तो कर्तृवाच्य। देखो आगे, इन दोनों वाक्यों में राम कर्ता को सीता कर्ता में बदलने पर इनकी जो क्रिया थी ना, पढ़ता, ये पढ़ता, पढ़ता का पढ़ती हो गया, बदल गया वो क्रिया भी। ठीक है, बदल गई, अर्थात यहां क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है। ये जो क्रिया है ना, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार चल रही है। ठीक है, क्रिया किसकी बात सुन रही है, कर्ता की बात सुन रही है, कि कर्ता जो कहेगा हम वही कर रहे हैं। कर्ता बदल गई, क्रिया भी बदल गया। ठीक है, माने क्रिया के ऊपर कर्ता का पूरा प्रभाव पड़ रहा है। आइए आगे चलते हैं।
जैसे कुछ और उदाहरण आपके सामने। अब इसमें देखो कर्म भी आ गए। राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या है? राम करता है। पुस्तक क्या है? कर्म है। पढ़ता क्या है? क्रिया है। अब इसमें तीनों लोग आ गए ना, कर्ता कर्म क्रिया, राम पुस्तक पढ़ता। अब ये तीनों वाक्य आ गए, ये है हमारा कर्तृवाच्य, लेकिन हमको अभी चेक करना है, ये करना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया चल रहा है कि नहीं। अब देखो राम है तो राम को हमने बदल दिया सीता में, राम का लिंग मैंने चेंज कर दिया, तो राम का ये जो कर्ता था पढ़ता, तो अब सीता का कर्ता पढ़ती, पढ़ता अपने आप को बदलकर पढ़ती कर लिया। लेकिन आप लोग ये बताओ कि कर्म में कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, कर्म ज्यों का त्यों उतर गया, कर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन कर्ता अपना जैसे ही रूप बदला, तुरंत क्रिया अपना रूप बदल लिया। कर्ता अपना रूप जैसे बदला वैसे ही क्रिया भी बदल गई, लेकिन कर्म बदला नहीं बदला। दोनों वाक्यों में कर्म सेम है, यानी कि इन दोनों क्रिया के ऊपर किसका बस चल रहा है? कर्ता का। ठीक है, कर्ता बदल रहा है तो क्रिया भी बदल रही है। अगर कर्ता का बस न चलता, ये बदल जाता या इसके बदलने पर ये बदलता, तो समझ जाना कि कर्मवाच्य आ जाता, फिर कर्तृवाच्य नहीं आता। यहां पर प्रधानता किसकी है? कर्ता की। कर्ता प्रधान है, कर्ता बदल रहा है तो ये भी बदल रही है। इसीलिए प्रधान की यही पावर तो है, प्रधान की पावर यही है, प्रधान जो कह रहा है काम वही हो रहा है। तो कर्ता जो कहा काम वही हुआ। क्रिया कर्ता जो राम है, राम अपने आप को सीता में बदल लिया, यानी कि स्त्रीलिंग में चला गया कर्ता, तो तुरंत क्रिया भी स्त्रीलिंग में आ गई। कर्म ज्यों का त्यों, पुस्तक जो है ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं। अब ये हमारा सकर्मक वाक्य कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर कर्म आ गया ना, तो ये हो गया सकर्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? सकर्मक। जी हाँ, इसके ऊपर ये दोनों अकर्मक थे, इसमें कर्म नहीं था। ठीक है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये दोनों हो गए अकर्मक, अकर्मक। तो अकर्मक और सकर्मक ये दोनों कौन से वाच्य के अंदर है? कर्तृवाच्य के अंतर्गत है ना, कर्तृवाच्य। आपको मैंने ऊपर भी बताया था, यहां देखो सकर्मक अकर्मक, कर्तृवाच्य में दोनों दो तरह के वाक्य हैं, सकर्मक अकर्मक। वही आपके पास अकर्मक मैंने दिखा दिया, यह सकर्मक दिखा दिया। दोनों वाक्य दोनों कर्तृवाच्य, दोनों में कर्ता का प्रभाव चल रहा है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता जो कह रहा है वो क्रिया वैसी बदल रही है। चलिए अब आगे आते हैं। इस वाक्य में भी कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल जा रही है, जबकि कर्म यानी पुस्तक, कर्म क्या है इसमें? पुस्तक, पुस्तक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पुस्तक जैसे था वैसे ही है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है, इसीलिए कर्ता यहाँ प्रधान हुआ। कर्ता प्रधान हुआ तो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान वो कर्तृवाच्य कहलाता है। अब कुछ उदाहरण आपके सामने है कर्तृवाच्य की, जैसे सीता जाती है, रमा खेलती है, रमेश खेलता है, दिनेश दौड़ता है। अब देखना, सीता और रमा दोनों स्त्रीलिंग है, ठीक है, दोनों स्त्रीलिंग है। यहां जाति, यहां खेलती, दोनों स्त्रीलिंग है, तो ये क्रिया भी दोनों स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। अब सीता को रमेश में बदल दो, रमा को दिनेश में बदल दो, यानी दोनों पुल्लिंग हो गए। अब देखो सीता जाति है, अब ये जाति ही जाति का खेलता कर दिया गया, जबकि अगर रमेश पुल्लिंग न होता, ये सीता स्वयं रमेश के पास आ जाती, तो यहां पर होता सीता खेलती है, यानी ये स्त्रीलिंग बन जाता, खेलता नहीं होता। रमेश है इसलिए खेलता हो गया, दिनेश है इसलिए दौड़ता हो गया। जैसे रमा खेलती है और रमेश खेलता है, तो रमा को ही अगर हम रमेश में बदल ले थोड़ी समय के लिए, रमा स्त्रीलिंग को रमेश पुल्लिंग में कर लिया, तो खेलती का खेलता हो गया, खेलती का खेलता, माने रमा बदल रहा है, कर्ता बदल रहा है, तो क्रिया बदल रही है कि नहीं?
ठीक है, उसी तरह से ये दोनों है। और भी वाक्य हैं आपके सामने, यहाँ पर देखो यार, जैसे इसको देखो, ये वाला वाक्य ऊपर वाले से है, शीला स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। शीला दौड़ती है, शीला दौड़ता है नहीं, अगर इसको हम यहाँ राम कर दे तब ये हो जाएगा दौड़ता है, यानी कि कर्ता बदले तो क्रिया भी बदल जाती है। जैसे शीला खाना खाती है, मोहन खाना खाता है, तो खाती है का खाता हो गया, खाना जैसा है वैसा ही है, ये दोनों कर्म है, लेकिन शीला अपने आप को मोहन में बदल लिया, कर्ता यहां चेंज हुआ तो क्रिया भी चेंज हो गई, लेकिन कर्म में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक उसे रमेश बाजार जाता है, वर्षा बाजार जाती है, रमेश को बदल दिया गया वर्षा में, रमेश पुल्लिंग था, वर्षा स्त्रीलिंग है, लेकिन बाजार में कोई परिवर्तन नहीं है, बाजार जैसा था वैसा है, लेकिन रमेश जाता है तो शीला वर्षा जाती है, जाता का जाति हो गया, बदल गया रमेश के बदलने पर। ठीक है, तो अब आपको कर्तृवाच्य समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग कर्मवाच्य को देखते हैं। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। परिभाषा है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया रहती है। जी हाँ, कर्मवाच्य में क्रिया कैसी रहेगी, हमेशा सकर्मक, यानी इसमें अकर्मक क्रिया नहीं आती, सकर्मक रहेगी, इसमें कर्म होना जरूरी है कर्मवाच्य में। ठीक है, केवल सकर्मक वाक्य होते हैं, जैसे देखो, पत्र लिखा जाता है, गाड़ी चलाई जाती है, ध्यान तो थोड़ा सा देना, पत्र लिखा जाता है, इसमें कर्ता गायब है, इस वाक्य में कर्ता है, बताओ, पत्र लिखा जाता है, कर्ता गायब है। ठीक है, गाड़ी चलाई जाती है, कर्ता, बताओ कर्ता है आपके अनुसार, पत्र करता है नहीं, गाड़ी करता नहीं, एक कर्म है, पत्र कर्म है, गाड़ी कर्म है। ध्यान देना, पत्र हमारा पुल्लिंग है, हिंदी भाषा में पत्र पुल्लिंग होता है, संस्कृत भाषा में पत्र नपुंसक लिंग में होता है। पत्र पुल्लिंग है, इस पत्र को स्त्रीलिंग में बदल लिया, यानी पत्र क्या है, कर्म है, पत्र हमारा ये क्या है, कर्म है। लिखना और चलाना ये दोनों क्या है, क्रिया। ठीक है, लिखा और चलाई ये दोनों क्या है, क्रिया है। ठीक है, ये सहायक क्रिया का जाता जाति क्या है, सहायक क्रिया। देना, ध्यान देना, यहां पर कर्ता है ही नहीं, पहली बात, इसका मतलब ये हो गया कि कर्मवाच्य में कर्ता प्राय नहीं आता, आ भी सकता है। ठीक है, कर्मवाच्य में कर्ता हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कर्म का होना जरूरी है। अब ये क्रिया जो है कर्म के अनुसार देखो चल रही है, कैसे, पत्र लिखा जाता है, ये पत्र पुल्लिंग है इसलिए लिखा जाता है। अब गाड़ी चलाई जाती है, क्योंकि गाड़ी स्त्रीलिंग है तो यहां जाती हो गया, या जाता हो गया। ठीक है ना, ये कर्म, पत्र जो कर्म है, इस कर्म को स्त्रीलिंग में बदल दिया गया, पत्र को गाड़ी कर दिया, गाड़ी स्त्रीलिंग है, तो पत्र था तब जाता था, अब गाड़ी स्त्रीलिंग हो गई तो जाती हो गई, यानी कर्म के अनुसार अब क्रिया चल रही है। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है, तो ये कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, आइए और इसको अच्छे से नीचे और भी नियम से समझते हैं। देखो यहां पर उक्त वाक्य में कर्ता नहीं है, जी हाँ, यहां पर कर्ता नहीं है, यहां कर्म की प्रधानता है। कर्म कौन कौन है, पत्र और गाड़ी कर्म है, पत्र और गाड़ी कर्म है, और कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है। पत्र पुल्लिंग है, ये पत्र क्या है, पुल्लिंग है, तो क्रिया जाता पुल्लिंग हो गया, ये जो जाता है ये पुल्लिंग हो गया, कौन सा लिंग, पुल्लिंग। और गाड़ी स्त्रीलिंग है तो क्रिया जाति स्त्रीलिंग में बदल गई, क्रिया क्या हो गई, जाति स्त्रीलिंग में बदल गई। कर्मवाच्य में कर्ता आता भी है तो के और द्वारा के साथ आता है। जी हाँ, इसमें कर्ता नहीं है, और कर्ता अगर आएगा भी तो कभी अकेले नहीं आता कर्ता। कर्मवाच्य में अगर कर्ता कभी आया भी
तो अकेले नहीं आएगा, दो लोगों को लिवा कर आएगा। किसको किसको? के और द्वारा को। के द्वारा, के और द्वारा, अपने बाद के और द्वारा को लेकर ही इस वाक्य में आ सकता है। ये आपका कर्मवाच्य का सबसे अच्छा लक्षण है पहचानने का। कर्मवाच्य में के और द्वारा, कर्ता के बाद के और द्वारा जुड़ा रहना चाहिए, या फिर कर्ता हो ही ना, या फिर कर्ता ना। कर्ता नहीं रहेगा तो ऐसा रहेगा, और कर्ता अगर आ गया तो फिर कैसा हो जाएगा? देखो यहां, ये आपके सामने वाक्य है। क्या क्या है? पानी पिया जाता है, लीची खाई जाती है, आम खाया जाता है, लड़की नचाई जाती है। यहां ध्यान देना, पानी कर्म है, लीची कर्म है, आम कर्म है और लड़की कर्म है। ठीक है, पिया जाता, खाई जाती, खाया जाता, नचाई जाती, ये सब क्रिया है। देखिए कुछ क्रिया में यहां जाता है तो जाती है, जाता है जाती है। ठीक है, अब अगर मान लो हम यहां कर्ता नहीं है, अब हम कर्ता ला रहे हैं। कर्ता मान लिया, कर्ता जब भी आएगा दो लोगों को लेकर, किसको किसको? के और द्वारा, के और द्वारा को लेकर आएगा। अब ये के और द्वारा चाहे कर्ता राम रहे या वह कर्ता सीता रहे, ठीक है, कर्ता भले आ जाए लेकिन इनके अनुसार ये जाता जाति नहीं बदलने वाला। ठीक है, ये क्रिया जब भी बदलेगी तो इन्हीं कर्म से ही बदलेगी, इनसे नहीं बदलेगा। अब जैसे देख लो, राम के द्वारा पानी पिया जाता है, वाक्य पूरा ये हुआ। राम के द्वारा पानी पिया जाता है, राम के द्वारा लीची खाई जाती है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, राम के द्वारा लड़की नचाई जाती है। कुछ परिवर्तन हुआ कहीं? कुछ नहीं। अब राम को अगर हम स्त्रीलिंग में बदल लें, अब देख लो, सीता के द्वारा पानी पिया जाता है, सीता के द्वारा लीची खाई जाती है, सीता के द्वारा आम खाया जाता है, सीता के द्वारा लड़की नचाई जाती है। बताओ, कर्ता के आने पर भी, कर्ता एक दूसरे से बदलने पर भी क्रिया नहीं बदली। ठीक है, वाक्य में जो क्रिया है जैसा है वैसा, इनको बदल दे। पानी पुल्लिंग था, अब पानी को स्त्रीलिंग में बदल दिया, लीची कर दिया। पानी को लीची कर दिया तो जाता का जाति हो गया, देखो बदल गया। लेकिन राम को स्त्रीलिंग में बदल कर सीता कर दिया तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कर्म को बदल दिया तो क्रिया बदल गई। ठीक है, आम पुल्लिंग है, आम को बदलकर हम लड़की कर दिया तो जाता का जाति हो गई। आम खाया जाता, लड़की नचाई जाती, यहां जाति हो गया, यहां जाता हो गया। ठीक है, कर्म बदले तो क्रिया बदल गई, लेकिन यहां कर्ता के साथ, कर्ता आया भी लेकिन कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ रहा है इन चारों वाक्यों के ऊपर, कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, कर्ता बदल भी रहा है, कर्ता राम की जगह सीता भी करके मैंने देख लिया, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि यहां जो क्रिया चल रही है वो कर्ता क्रिया के अनुसार, यानी कर्म के अनुसार, यहां जो एक क्रिया है वो कर्म के अनुसार काम कर रही है, इसलिए एक कर्मवाच्य, इसलिए ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्मवाच्य। ठीक है, और कर्ता का कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ा, कर्ता को हमने लाया भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वैसे कर्ता आता नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण और भी होंगे इसमें, यहां पर है, देख लो। जैसे रोटी खाई जाती है, पुस्तक पढ़ा जाता है, गीता पढ़ी जाती है, रामायण पढ़ा जाता है, और हम कर्ता को लाएंगे तो कर्ता किसके साथ आएगा? के और द्वारा के साथ, चाहे कर्ता राम हो और चाहे वो सीता हो। ठीक है, अब ये वाक्य देख लो, राम के द्वारा रोटी खाई जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, राम के द्वारा गीता पढ़ी जाती है, राम के द्वारा रामायण पढ़ा जाता है। कुछ परिवर्तन होने लायक था? कुछ नहीं, वाक्य सही है, माने इनका कोनो प्रभाव नहीं पड़ा। राम को हम सीता में बदल के देख ले, सीता के द्वारा रोटी खाई जाती है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, सीता के द्वारा गीता पढ़ी जाती है, सीता के द्वारा रामायण पढ़ा जाता है। कर्ता का कोई प्रभाव क्रिया के ऊपर नहीं पड़ी।
रोटी कर्म है, पुस्तक कर्म है, गीता कर्म है, रामायण कर्म है। रोटी स्त्रीलिंग था, स्त्रीलिंग को हमने पुल्लिंग में बदल दिया पुस्तक में, ठीक है। स्त्रीलिंग था तो यहाँ जाति था, पुस्तक में पुल्लिंग हो गया, रोटी को पुल्लिंग में बदला यानी पुस्तक में बदला तो यहाँ जाता हो गया। गीता स्त्रीलिंग है, गीता पढ़ी जाति है, जाति शब्द आया, लेकिन गीता को रामायण यानी रामायण क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो रामायण लिखा तो यह जाति का क्या हो गया, जाता हो गया। यानी कि कर्म के अनुसार क्रिया बदल गई। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया बदल गई। कर्ता आया भी अपना रूप बदल के स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदल कर आया भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए यह क्या है, कर्मवाच्य। ठीक है। आइए लास्ट है हमारा भाववाच्य, तीसरा है भाववाच्य। अब भाववाच्य में जो वाक्य आते हैं ना, वो अब ना तो कर्ता के सुनने वाले हैं ये, और ना ही कर्म के सुनने वाले हैं। ये क्रिया जैसे अब नहीं बदलेगा, जाता का जाति अब नहीं होने वाला है, वो पहले फिक्स कर लिया भाववाच्य, अब उसकी पारी आ गई, कर्म की पारी आ गई। क्रिया ने एक बार कर्ता की सुन ली, एक बार कर्म की सुन ली, अब क्रिया किसी की सुनने वाला नहीं है, ना तो अब कर्ता की सुनने वाला, ना तो क्रिया कर्म की सुनने वाला। क्रिया एक बार कर्ता की सुनी तो कर्तृवाच्य हो गया, कर्म की सुनी तो कर्मवाच्य हो गया। अभी आपने देखा, अब क्रिया किसी की नहीं सुनने वाला, अब स्वयं कहेगा हम बदलने वाले नहीं, हम जैसे रहेंगे वैसे ही रहेंगे, तुम लोग कितना बदलो, हम नहीं बदलने वाले। ठीक है। और देखो, जिस वाक्य में क्रिया यानी भाव स्वयं प्रधान हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता न हो उसे हम केवल क्रिया या भाव की प्रधानता, उस वाक्य में केवल क्रिया या भाव की प्रधानता हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ठीक है। कर्ता और कर्म की जिस वाक्य में प्रधानता न हो, क्रिया किसी की न सुने, वो भाववाच्य है। केवल अकर्मक वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। भाववाच्य में केवल अकर्मक वाक्य आते हैं, जैसे यहां है, मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, आया ना जाता। दादी से चला नहीं जाता। यहां मुझ पुल्लिंग था, दादी स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में हमने बदल के देख लिया, लेकिन जाता का जाता ही रह गया, बदला कहीं नहीं बदला। ठीक है। अब क्रिया किसी के सुनने वाला नहीं है। ठीक है। अब क्रिया जैसे यहां था क्या, बैठा, मूल क्रिया आपका यह है, बैठा और चला। बैठा और चला में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन कर्ता में मैंने परिवर्तन करके देख लिया। ठीक है। मुझ पुल्लिंग शब्द था, दादी स्त्रीलिंग शब्द था, लेकिन मुझ के आने पर यहां बैठा रहा, दादी के आने पर चला रहा, कोई चली नहीं हुआ, बैठी नहीं हुआ, जाता ही रहा, जाती नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आइए देखते हैं इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं। जैसे भाववाच्य में, भाववाच्य के वाक्य में कर्म नहीं होता। पहली बात तो इसमें कर्म ही नहीं होता। ठीक है। इंप्रेशनल वॉइस में कर्म नहीं होता है। भाववाच्य के वाक्य के अंत में जाता ही आता है, यानी कि देखो जाता जाता, जाति कभी नहीं, जाता ही आता है अंत में, है भी नहीं लगता, केवल जाता। ठीक है ना, ये शब्द आता है हमेशा। कि कोई भी वाक्य हो लास्ट में अगर जाता शब्द लगे तो समझ जाना कि यह भाववाच्य है। वाक्य नकारात्मक होता है, जी हाँ, देखो नकारात्मक, दोनों में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है ना, नहीं नहीं नहीं, तो वाक्य कोई नकारात्मक हो अंत में जाता हो तो समझ जाना कि भाववाच्य है। और उसमें कर्म तो होता भी नहीं, कर्म कभी नहीं रहता। क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन में, देखो ये क्रिया है, सदैव पुल्लिंग एक वचन में। ठीक है, ये है क्रिया, मूल क्रिया पुल्लिंग में रहेगा और एक वचन में रहेगा सदैव। अब किसी को सुनने वाला नहीं, पहले तो स्त्रीलिंग में बदल जाता था क्रिया, लेकिन अब बदलने वाला नहीं है। सदैव पुल्लिंग और एक वचन में ही क्रिया रहता है। क्रिया के ठीक पहले से होगा, ये देखो क्रिया ना, क्रिया के ठीक पहले से शब्द इसमें जुड़ेगा, से आया ना, क्रिया के ठीक पहले से रहेगा। क्रिया हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में रहेगा। क्रिया वाक्य में हमेशा नकारात्मक रहेगी और वाक्य के अंत में हमेशा जाता शब्द आएगा। इतने इसके लक्षण हैं भाववाच्य, इंप्रेशनल वॉइस के ये सभी लक्षण हैं।
आइए वाक्य देखते हैं, आपके सामने है। जैसे दादी से चला नहीं जाता, माँ से उठा नहीं जाता, पिताजी से दौड़ा नहीं जाता, जाता जाता जाता। आया? नहीं नहीं नहीं, तीनों आ गया। चला, उठा और दौड़ा, तीनों पुल्लिंग है, एक वचन में है, क्रिया है। क्रिया के ठीक पहले से आ गया। अब चाहे वो स्त्रीलिंग दादी हो, माँ हो या पिताजी हो, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, अब इनका कोई प्रभाव यहां पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, कुछ वाक्य और हैं, यहां देख लेते हैं, आपके सामने है। जैसे दादाजी से चिल्लाया नहीं जाता, शीला से हंसा नहीं जाता, रमेश से रोया नहीं जाता, तुझसे खाया नहीं जाता, मोहन से बतियाया नहीं जाता, पिताजी से लतियाया नहीं जाता। सबके अंतर्गत क्या है? जाता शब्द आ गया ना, वाक्य के अंत में क्या है? जाता। वाक्य में नहीं शब्द जुड़ा रहे, ठीक है, क्या जुड़ा रहे? नहीं शब्द। क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में रहे, रोया, खाया, बतियाया, लतियाया। क्रिया के ठीक पहले से आना चाहिए, से। क्रिया के ठीक पहले क्या होना चाहिए? से। अब चाहे कर्ता पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो पुल्लिंग हो, पुल्लिंग हो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, कुछ हो, ये हमारा इंप्रेशनल वॉइस यानी भाववाच्य क्रिया यहां आप किसी का नहीं सुना। और इसी के साथ आपका ये वाच्य परिवर्तन नाम का टॉपिक समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक बार दो बार जरूर इसको पढ़िएगा। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, हम उसका निराकरण करेंगे। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।